बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं सर कमर और आप देख रहे हैं कमर एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हमारा बीकॉम पार्ट 1 बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स के चैप्टर काई स्क्वायर का लेक्चर होगा। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड आउट कर लेते हैं और उसके बाद हम सॉल्यूशन पे आएंगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11.10 है, टेस्ट फॉर एसोसिएशन। उसके बाद हमारे पास टेबल गिवन है जिसमें A1, A2, A3 की वैल्यूज गिवन है और उसके बाद B1, B2 और B3 हमारे पास गिवन है। उसके बाद वो कह रहे हैं टेबुलेटेड वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर फॉर 4 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इक्वल टू 9.488। स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन को रीड आउट कर लिया है, अब हम इसके सॉल्यूशन पे आते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पास काई स्क्वायर के टोटल 6 स्टेप होंगे। 6 स्टेप्स हमारे पास होते हैं काई स्क्वायर के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो आपके पास कोई भी क्वेश्चन होगा काई स्क्वायर का, तो आपने वो 6 जो स्टेप्स हैं वो आपने लाजमी कंप्लीट करने हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11.10 है हमारे पास। अब आप स्टूडेंट्स क्या करेंगे, स्टेप 1 में यहां लिख लेंगे। स्टेप 1 में हमारे पास एक होता है H0, H0 थोड़ा सा नीचे लिख लेंगे, जिसको हम बोलते हैं H0 और इसको नल हाइपोथेसिस भी कहते हैं। आपने यहाँ पे H0 इसको बोलना है और H0 लिख लेंगे इक्वल टू हमारे पास स्टूडेंट्स H0 और एक और होता है H1। H0 को हम बोलते हैं नल हाइपोथेसिस और H1 को हम बोलते हैं अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, H0 जो स्टेप 1 है हमारे पास, H0 में आप लिखेंगे कि H0 कहता है देयर इज नो रिलेशनशिप, देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन A एंड B। हमारे पास A और B के नाम है तो हम इसलिए A और B लिख लेंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स इसके साथ ही आप ये भी लिख सकते हैं इट्स मीन A एंड B आर इंडिपेंडेंट, यानी A और B एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते। यानी आपने H0 में या कोई भी वहां पे अगर आपके पास नाम गिवन होंगे तो आपने यही लिखना होगा देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन, यहाँ पे आप वो नाम लिख लेंगे जो मेंशन होंगे और उसके बाद ही आप साथ लिख लेंगे इट्स मीन जो नाम होंगे आर इंडिपेंडेंट। H1 जिसको हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहते हैं, ये क्या कहता है, ये कहता है देयर इज रिलेशनशिप, देयर इज रिलेशनशिप बिटवीन A एंड B। आप A to Z बाकी वही लिख लेंगे और उसके बाद स्टूडेंट्स यहां लिख लेंगे इट्स मीन A एंड B आर डिपेंडेंट, यानी H0 कहता है देयर इज नो रिलेशनशिप और A एंड B क्या है, इंडिपेंडेंट है, जबकि H1 कहता है देयर इज रिलेशनशिप और A एंड B क्या है, डिपेंडेंट। तो आपके पास कोई भी क्वेश्चन अगर गिवन होगा तो आपने सिर्फ नाम चेंज करने हैं, जो नाम वहां गिवन होंगे वो लिखने, बाकी A to Z स्टेप 1 आपने ऐसे करना है। अब उसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगा स्टेप 2 जिसमें आप लिखते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। स्टूडेंट्स हमारे पास जो हमने क्वेश्चन पढ़ लिया था इसमें हमारे पास यहां लिखा हुआ है 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो जो परसेंटेज आपके पास होगी इसको हम बोलेंगे A फॉर अल्फा। अल्फा हमारे पास कितना है, 5%, यानी 0.05 100 पे डिवाइड करने के बाद। यहाँ पे अगर आपको गिवन होगा 10% तो 100 पे डिवाइड करके जो भी 0.1 वगैरह आ जाएगा तो आप वो लिख लेंगे। और A फॉर अल्फा यानी यहाँ पे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ये आपके पास स्टूडेंट्स सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो गया है। फिर हम लिख लेंगे स्टेप 3 में टेस्ट स्टैटिस्टिक्स नहीं स्टैटिस्टिक टू बी यूज्ड, ये लिख लेंगे स्टूडेंट्स। और उसके बाद यहाँ पे आप इसका फार्मूला लिख लेंगे काई स्क्वायर का, लिख लेंगे x काई स्क्वायर c के ऊपर स्क्वायर है, ठीक है।
एक्स का स्क्वायर इक्वल टू समेशन यानी सिग्मा इनटू एफ ओ माइनस एफ ई होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एफ ई। ये हमारे पास का स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। और साथ ही आप यहां पे लिख लेंगे एंड v इक्वल टू आर माइनस वन इंटू सी माइनस वन। v फॉर वैल्यू स्टूडेंट्स, v फॉर वैल्यू जिसका एक और नाम भी होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम, जो कि हमारे पास खुद ही क्वेश्चन में गिवन है कि हमारे पास जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो कह रहे हैं 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम। वो भी हम यहाँ पे प्रूफ कर भी लेंगे कि 4 डिग्री किस तरह आएगा। तो v फॉर वैल्यू और जिसका एक और नाम क्या है डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो आपने वहां पे ये जो पेपर में होता है वहां पे ये डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ सिंपल लिख लीजिएगा v इक्वल टू आर माइनस वन सी माइनस वन। आर फॉर रोज, तो आप देख रहे हैं क्वेश्चन में हमारे पास 3 रोज हैं, तो हम लिख लेंगे 3 माइनस वन इंटू, और हमारे पास कॉलम भी कितने हैं 3 है, तो लिख लेंगे 3 माइनस वन, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा इंटू 2, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 4। तो स्टूडेंट्स खुद भी गिवन था 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम, और हमने खुद वैल्यू जो कि डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो भी 4 निकाल भी लिया। तो यहाँ तक हमारे पास स्टेप 3 कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पे हम स्टूडेंट्स लिख लेंगे उसके बाद स्टेप 4, और स्टेप 4 का नाम होता है जिसमें हम लिखते हैं नेसेसरी कंप्यूटेशंस या कैलकुलेशंस, आप लिख सकते हैं नेसेसरी कंप्यूटेशंस। और स्टूडेंट्स नेसेसरी कंप्यूटेशन वाले स्टेप में अब यहां पे अगर हम स्टेप 3 में आ जाएं तो हमारे पास क्या रहते हैं एक्स का स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा एफ ओ माइनस एफ ई। स्टूडेंट्स एफ फॉर फ्रीक्वेंसी यानी फ्रीक्वेंसीज ऑफ ओ, और यहां फ्रीक्वेंसी ऑफ ई, तो ओ फॉर ऑब्जर्व टेबल और ई फॉर एक्सपेक्टेड टेबल। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो क्वेश्चन में टेबल गिवन होगा, जो क्वेश्चन में पहले खुद ही टेबल गिवन होता है, ये आपके पास ऑब्जर्व टेबल गिवन होता है, और ई फॉर एक्सपेक्टेड टेबल। तो स्टूडेंट्स आपने करना क्या है, जब पेपर में का स्क्वायर का क्वेश्चन आ जाए तो जो टेबल गिवन होगा वो आपके पास कौन सा टेबल होगा, ऑब्जर्व टेबल, तो उसको यहाँ पे लिखने की यानी छापने की जरूरत नहीं है, आप उसको छोड़ दीजिएगा। आप डायरेक्टली किसको सॉल्व करें, एक्सपेक्टेड टेबल को। तो हम यहाँ पे ऑब्जर्व को छोड़ रहे हैं बिकॉज वो ऑलरेडी गिवन है, तो हम यहाँ पे सिर्फ क्या लिख लेंगे एक्सपेक्टेड टेबल, यहाँ पे हम लिख लेंगे एक्सपेक्टेड टेबल। तो स्टूडेंट्स हमें करना क्या है, एक्सपेक्टेड टेबल भी फाइंड करने के लिए जो हमारे पास कॉलम यहाँ पे गिवन थे क्वेश्चन में वही कॉलम हमने यहाँ पे लिख देने। हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है A1, यहाँ पे A2 और A3, हमने A to Z वही जो नेम है वो लिख लेने, और यहाँ पे हमारे पास है B1, B2 और B3। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ऐसे ये वैल्यूज गिवन है। तो अब यहां जरा गौर से आप लोग देखिएगा एक्सपेक्टेड टेबल को फाइंड करने के लिए A1, A2, B1 और B2 इस तरह B3 वगैरह ये हमारे पास वहां पे भी नाम गिवन है। तो स्टूडेंट्स आपने करना क्या है, जो वैल्यूज क्वेश्चन में या जो बुक में गिवन है आपने एक्सपेक्टेड टेबल में वो नहीं लिखनी, बल्कि हमने खुद एक्सपेक्टेड टेबल की वैल्यू फाइंड करनी है। हाँ, आपने करना क्या होगा कि आपने यहाँ पे एक अलग से रो में लिख देना है टोटल का कॉलम यहाँ पे, और इधर भी क्या लिख लेंगे टोटल के नाम से रो बना लेंगे। तो आपने करना क्या है, जो यहाँ अंदर के वैल्यूज होंगी वो हमने खुद फाइंड करनी है, लेकिन जो टेबल गिवन होगा आपके पास अगर टोटल की वैल्यूज गिवन है तो वो पहले से ही आप इधर लिख लें, अगर नहीं है तो आप पहले टोटल करके यहाँ पे पहले से ही लिख दें। तो हम देखते हैं कि हम पहले इनको ऐड कर लेते हैं। हमारे पास A1 और B1 की वैल्यू 20 है, उसके बाद 15 और फिर 30। तो हम स्टूडेंट्स इनको रो वाइज ऐड कर रहे हैं। तो हमने जो फर्स्ट रो को ऐड किया तो हमारे पास टोटल की वैल्यू आ गई 65। अब नेक्स्ट करते हैं 30 प्लस 18 प्लस 35, तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स 83 इसकी वैल्यू आ गई। उसके बाद थर्ड रो 35 प्लस 20 प्लस 40, तो स्टूडेंट्स हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई 95। अब इन तीनों को ऐड कर लेते हैं 65 प्लस 83 प्लस 95, तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो ओवरऑल टोटल वैल्यू आ गई वो 243 की वैल्यू आ गई। अब साथ ही हम क्या कर लेंगे, हमने जो ऐड की है वो रो वाइज ऐड की है। अब स्टूडेंट्स हमें इनको कॉलम वाइज भी ऐड करना है 20 प्लस 30 प्लस 35, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई 85 की। उसके बाद 15 प्लस 18 प्लस 20 इनको ऐड किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 53, और उसके बाद लास्ट एंड थर्ड कॉलम
30 प्लस 35 प्लस 40। तो स्टूडेंट्स इनको ऐड करने के बाद वैल्यू आ गई 105। तो स्टूडेंट्स हम इन तीनों को इस तरह अगर ऐड करेंगे तो 243 की वैल्यू आ रही है। अब अगर इन तीनों को भी ऐड करेंगे तब भी 243 की वैल्यू आएगी। अब स्टूडेंट्स जो इनकी मिड वैल्यूज हैं दरमियान वाली जो ऑब्जर्व टेबल की है वो हमने यहाँ पे नहीं लिखनी बल्कि खुद सॉल्व करके लिखनी है एक्सपेक्टेड टेबल की। तो आप कैसे करेंगे, तरीका सीख लें। हमेशा जिस तरह ए और बी होता है मल्टीप्लाई कर रहा होता है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो आपने क्या करना है फर्स्ट रो के टोटल को मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट कॉलम के टोटल से और डिवाइड करना है ओवरऑल जो टोटल वैल्यू आई होगी उस पे। यानी आपको पहले तरीके से कहा रहा हूं, फर्स्ट रो का टोटल 65 मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम का टोटल 85 डिवाइडेड बाय 243। तो हम ये डायरेक्टली कर लेते हैं यहाँ पे 65 मल्टीप्लाई 85 डिवाइडेड बाय 243। तो स्टूडेंट्स हमारे पास इसका जो आंसर आता है वो 65 मल्टीप्लाई 85 और डिवाइडेड बाय 243। तो हमारे पास इसका आंसर आता है 22.737। ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसकी पहली वैल्यू आ गई। अब इसके बाद क्या करेंगे, जो बाकी वैल्यूज हमारे पास हैं तो उसमें आपने इस तरह लिखने की जरूरत नहीं है बल्कि सेव योर टाइम, आपने अपना टाइम बचाना है। आप डायरेक्टली फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करें और ओवरऑल टोटल वैल्यू पे डिवाइड करके जो आंसर आता है आपने सिर्फ वो लिखने हैं, सारा कुछ सॉल्व करके उनको नहीं बताना। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, फर्स्ट वैल्यू को सॉल्व करने के बाद बाकी जो वैल्यूज हैं उनको हम डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हैं। यानी फर्स्ट रो के टोटल को सेकंड कॉलम के टोटल से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और डिवाइड कर लेते हैं 243 पे। यानी 65 मल्टीप्लाई 53 और डिवाइड कर लेते हैं 243 पे। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो 14.177 आ जाएगा। फिर थर्ड के लिए फर्स्ट रो का टोटल मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम का टोटल डिवाइड बाय 243। 65 मल्टीप्लाई 105 कर लेते हैं डिवाइडेड बाय 243। तो हम इनको ऐसे ही तमाम वैल्यूज को सॉल्व करेंगे। अब इसके लिए स्टूडेंट्स सेकंड रो का टोटल मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम यानी 83 मल्टीप्लाई 85 और डिवाइड बाय 243। तो हमारे पास इस तरह इनके आंसर आ रहे हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ रही होगी। अब सेकंड रो मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम का 83 मल्टीप्लाई 53 डिवाइडेड बाय 243। तो हमारे पास स्टूडेंट्स इसका आंसर आया 18.103। फिर इसके लिए 83 मल्टीप्लाई 105 डिवाइडेड बाय 243। तो हमारे पास इसका आंसर आया 35.864। स्टूडेंट्स इन तीनों को अलग से ऐड करने की जरूरत नहीं है, इनको अगर ऐड करें तब भी आपके पास फिर वही वैल्यूज आ जाएंगी। अब लास्ट के लिए 95 मल्टीप्लाई 85 और डिवाइड कर देंगे 243 पे। तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 33.23। फिर इसके लिए 95 मल्टीप्लाई 53 और डिवाइड करेंगे 243 पे तो 20.72। फिर 95 मल्टीप्लाई 105 इक्वल का बटन डिवाइडेड बाय 243। तो हमारे पास आ जाएगा 41.049। होप सो स्टूडेंट्स आपको अभी तक यहाँ तक लेक्चर की समझ आ रही होगी। ये हमारा कौन सा टेबल बन गया, एक्सपेक्टेड टेबल। अब इसके बाद स्टूडेंट्स अभी तक स्टेप 4 कैरी ऑन है। तो यहाँ पे इसके बाद आप लिख लेंगे कंप्यूट वैल्यू ऑफ एक्स काई स्क्वायर। इसके बाद फिर एक और टेबल बनेगा जिसमें हम लिख रहे हैं FO माइनस FE और यहां पे लिख रहे हैं FO माइनस FE होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय FE। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हमने कंप्यूट वैल्यू ऑफ एक्स का स्क्वायर के लिए जो टेबल बना लिया है इसमें हमने पहले क्या लिखा हुआ है FO। तो FO यानी फ्रीक्वेंसीज ऑफ ऑब्जर्व टेबल। तो हम बुक में आ जाएंगे, जो हमारे पास इनके वैल्यूज गिवन है ये आपकी FO की वैल्यूज हैं और आपने इनको रो वाइज पिक करना है। जिस तरह की 20 है तो पहले लिखेंगे 20, उसके बाद A2 की वैल्यू 15, उसके बाद A3 की वैल्यू 30। तो आपने इस तरह रो वाइज वैल्यू पिक करनी है। तो हम सारी वैल्यू इस तरह लिख लेंगे। देन आफ्टर 30 18 35 फिर 35 20 और 40 ये हमने वैल्यू लिख ली है FO की। और उसके बाद नेक्स्ट कॉलम क्या है FE। तो हमने अब यहां से वैल्यूज पिक करनी है। लेकिन स्टूडेंट्स जिस तरह आपने ऑब्जर्व टेबल की वैल्यू रो वाइज पिक की है, हम अब एक्सपेक्टेड टेबल से भी वैल्यूज ऐसे ही पिक करेंगे यानी ऐसे रो वाइज 22.737 उसके बाद 14.177 उसके बाद
28.086, उसके बाद 29.033, फिर 18.103, फिर 35.864, फिर 33.23, देन आफ्टर 20.72 और लास्ट है 41.049। स्टूडेंट्स हमने एफ ई की वैल्यूज भी लिख ली हैं। अब हमें चाहिए एफ ओ माइनस एफ ई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एफ ई। स्टूडेंट्स जरा गौर से देखिएगा, एफ ओ माइनस एफ ई, एफ ओ माइनस एफ ई यानी 20 माइनस 22.737, इसको माइनस कर लेते हैं और उसके बाद आप इसे क्या ले लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे और स्क्वायर लेने के बाद आपने किस पे डिवाइड करना है, एफ ई की वैल्यूज पे, जो कि हमारे पास 22.737 है, तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो 0.329। तो इस तरह स्टूडेंट्स हमने तमाम वैल्यूज को एफ ओ में से एफ ई को माइनस किया और फिर उसको स्क्वायर लिया और फिर एफ ई पे डिवाइड कर दिया। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये वैल्यूज आने के बाद एट द एंड हमारे पास फॉर्मूले में क्या लिखा हुआ है, सिग्मा एफ ओ माइनस एफ ई का स्क्वायर, यानी इन वैल्यूज इनके निकालने के बाद एंड में क्या करना है, इनको सम करना है, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे सिग्मा इंटू एफ ओ माइनस एफ ई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एफ ई। अब इन सब को क्या कर देंगे स्टूडेंट्स, हम ऐड कर लेंगे और इन सब को ऐड करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आती है वो 0.707 आती है। स्टूडेंट्स यहाँ तक हमारे स्टेप 4 कंप्लीट हो गए हैं। अब यहाँ लिख लेंगे स्टेप 5 जिसका नाम होता है क्रिटिकल रीजन। क्रिटिकल रीजन स्टूडेंट्स इस स्टेप में हम ये लिखते हैं कि x का स्क्वायर ग्रेटर है या इक्वल है एक्स स्क्वायर इंटू अल्फा इंटू वी। ये हमारे पास क्रिटिकल रीजन का फॉर्मूला होता है। एक्स का स्क्वायर स्टूडेंट्स हमारे पास जो इसका आंसर आया होगा 0.707 लिख लेंगे, ग्रेटर या इक्वल एक्स स्क्वायर। अल्फा स्टूडेंट्स हमारे पास कितना है 0.05 कॉमा वी जो कि हमारे पास कितना आ चुका है 4, वो यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स 0.707 लिख लेंगे और उसके बाद अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहां जरा गौर से देखिएगा, अल्फा और डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास 4 है, यानी यहां पे जो वैल्यू लिखी जाती है वो टेबुलेटेड वैल्यू, उनकी वैल्यू गिवन होती है, जो कि हमारे पास 9.488 पहले से गिवन है। अब स्टूडेंट्स यहां जरा गौर से देखें, हमारे पास फॉर्मूले में है एक्स का स्क्वायर ग्रेटर या इक्वल, जबकि हमने जब टेबल की वैल्यू उनकी पहले लिखनी है ताकि पहले से हम ये निशान इक्वल या ग्रेटर का ना लगाएं। अब हमारे पास जो x का स्क्वायर का आंसर आया है वो 0.7 है, जबकि उनका आंसर 9.4 है, यानी हमारा जो आंसर है वो ना ग्रेटर है ना इक्वल है, तो हम यहाँ पे लेस देन का निशान लगा लेंगे और यहाँ पे हमारे पास स्टेप 5 कंप्लीट हो गया है, यानी हमारा जो आंसर है वो लेस देन है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लास्ट में लिख लेंगे स्टेप 6 में कंक्लूजन। ये हमारे पास क्वेश्चन का लास्ट स्टेप है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जब हमारा जो कैलकुलेटेड आंसर होता है x का स्क्वायर, अगर हमारा आंसर कम हो लेस देन हो तो हम h नॉट को एक्सेप्ट करते हैं, यानी देयर इज नो रिलेशनशिप। तो आप यहां लिख लेंगे सो वी एक्सेप्ट h नॉट एंड रिजेक्ट h1। आगे इसके आगे आप लिख सकते हैं h1 के बाद बिकॉज calculated value is less than tabulated value। tabulated value इसके बाद आप लिख सकते हैं its mean there is no relationship between A and B। यहां तक स्टूडेंट्स हमारे पास जो लेक्चर था वो कंप्लीट हो गया है। आपने बस एक बात अलग से याद रखनी है, जब हमारा आंसर लेस देन आएगा, जो x का स्क्वायर का आंसर यानी हमारा जो आंसर होगा ये टेबल वाला अगर कम आएगा तो हम h नॉट को एक्सेप्ट करेंगे। अगर x का स्क्वायर का आंसर ग्रेटर देन टेबलेटेड की वैल्यू आएगा तो हम किसको एक्सेप्ट करेंगे, h1 को एक्सेप्ट करेंगे। तो अगर यहाँ पे हमारा आंसर ज्यादा आता तो हम यहाँ लिखते सो वी एक्सेप्ट h1 एंड रिजेक्ट h नॉट बिकॉज कैलकुलेटेड वैल्यू इज ग्रेटर देन टेबुलेटेड वैल्यू। स्टूडेंट्स यहाँ तक हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया है काई स्क्वायर का। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। इसके बावजूद भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं।